गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्री एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के 6th चैप्टर जैव प्रक्रम द लाइफ प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवन को जारी रखने के लिए आणविक स्तर पर जैविक प्रक्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। हर जीव में हमेशा कई जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं का घटित होते रहना अनिवार्य है उन्हें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अर्थात ऐसी प्रक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप जीवन का अस्तित्व बना रहता है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इस प्रवाह चित्र में दिखाया गया है जैव प्रक्रम। हमने सभी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं उन्हें दो प्रकार से जैविक और अजैविक घटकों में बांटा है। जो अजैविक घटक उन्हें हम निर्जीव कहते हैं और जो जैविक घटक उन्हें हम सजीव कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सजीवों में जो जैव प्रक्रम है, अनेक प्रक्रियाएं जो रहती हैं, जो हो रहे हैं अनेक। एक है पोषण, एक शोषण है, परिवहन है जिसको हम वहन भी कह सकते हैं, वहन भी कहते हैं, उत्सर्जन है, नियंत्रण समन्वय है और जनन है। इनमें से जो पोषण, शोषण और पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जन, इन सब को हम जैव प्रक्रम की श्रेणी में रखते हैं। प्रजनन को हम जैव प्रक्रम की श्रेणी में नहीं रखते। समन्वय नियंत्रण को हम जैव प्रक्रिया की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि किसी भी जीव में स्वयं के जीवन को जारी रखने के लिए प्रजनन का या समन्वय का होना आवश्यक नहीं है। अभी आगे हम बात करते हैं जो हमारे 4 प्रकार के जैव प्रक्रम पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला है पोषण। किसी भी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, स्वयंपोषी पोषण। पोषण का यह वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। इस विधि को हम स्वयंपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया हैं वो उन सब में स्वयंपोषी पोषण पाया जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन बनाते हैं ये स्वयंपोषी जीव? वह है प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और सूर्य की सौर ऊर्जा से पर्णहरित में मंड की या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, मंड का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक जिसको हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह वह पर्णहरित वर्णक है जिसके कारण से पौधे हरे दिखाई देते हैं। आगे विस्तार से चर्चा करते हुए हम देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है मंड, वह एक बहुलक के रूप में, जिसको जो बहुलक है वह स्टार्च होता है, स्टार्च के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है और पादपों में भविष्य के इस्तेमाल के लिए संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को C6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। देखिए, अब आपने इस बात को मैं एक बार बता देता हूँ आपको विस्तार से। सामान्यतः हमने जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें दिखाया है 6CO2 प्लस में 6H2O और ये क्या निर्माण करते हैं, C6H12O6 + O2। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ हमने क्या लिया है, 6CO2 एंड 12H2O। क्या लिया है, 12H2O और बाद में दिखाया गया है C6H12O6 + 6O2, यहाँ पे भी 6O2 कर लीजिए, प्लस में 6H2O। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि यहाँ 6H2O दिया हुआ है, यहाँ 12H2O दिया हुआ है,
ये तो देखो, क्योंकि यहाँ 6 H2O पैदा हो रहे हैं और यहाँ 12 उपभोग हो रहे हैं, तो अगर इन दोनों को काट पीट के करें तो हमारी यही समीकरण होती है। लेकिन समझने की बात क्या है उसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, अगर हम जल को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है दूसरा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को, और ये है हमारी क्या है ऑक्सीजन, ये H2 यानी ये हुआ हमारा जल। अगर हम दूसरी बात करते हैं, वायुमंडल से हमें क्या मिलती है 6 है, ये ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से पढ़ते 6 यानी CO2, दोनों ऑक्सीजन दो आबंध के साथ कार्बन से जुड़ी हुई है। हमारी समीकरण में हमने कितने हाइड्रोजन जल के अणु लिए हैं 12, यानी अगर हम 12 से गुणा करें तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 12 जल के अणुओं में 12 ऑक्सीजन है, 12 ये हाइड्रोजन और 12 ये, यानी ये क्या हुआ 12 H2O, 12 H2, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिया था 6 CO2, ठीक है, ये 6 CO2, इसका मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 6, ठीक है। अगर हम बात यहाँ इसकी करते हैं तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक लाइट रिएक्शन होती है जिसमें ये जो आबंध हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की ये टूट जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन के अणु हैं, यहाँ ये 12 हाइड्रोजन के अणु और ये 6 ऑक्सीजन जो थे ये कौन से कार्बन डाइऑक्साइड के, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यहाँ से निकल गए, क्या हुआ 12 H और 6 O यानी 6 H2O, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो जल के अणु निकलते हैं, वो समझने की बात ये है कि ये वो अणु नहीं है जल के जो प्रवेश करते हैं भूमि के द्वारा, पौधों के द्वारा, जड़ों से जो अवशोषित जल है यह वह जल नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो भूमि से अवशोषित जल है हाइड्रोजन तो उसमें से लिया गया है, और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से, इन दोनों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जो H2O बनाते हैं, तो यानी वो जो जल जो मैंने अभिक्रिया में भी दिखाया है वो अलग प्रकार से है तो वो जल ही, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ यहाँ ये समझ नहीं आता। अब यहाँ देखिए ये कितना होता है 12 H और ये 6 कार्बन और ये 6 ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या आता है C6H12O6, यानी ये C6 ये आगे C6 H12 यानी ये 12H12H हो गए, ठीक है, और O6 यानी ये O6। ये अगर इस अभिक्रिया को समझो, ये एक लाइट रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण के भीतर घटित होती है। तो इस अभिक्रिया में हम जो दिखाते हैं प्रकाश संश्लेषण है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ इस समीकरण में जो दिखाया गया है वो इसको समझने की बात है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो प्रकाश ऊर्जा है यानी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी के अणुओं को हाइड्रोजन यानी और पानी के अणु में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, कौन, सौर ऊर्जा की मदद से प्रणहरित है। और इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रवाह चित्र बनाया गया है, ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली ये जो सौर ऊर्जा है, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रणहरित के भीतर जब ये सूर्य की ऊर्जा पहुँचती है तो प्रणहरित के भीतर ये भूमि से जो अवशोषित किया हुआ जो जल है वो पानी, वो जल के अणु इसमें प्रवेश करते हैं और लाइट रिएक्शन यानी जिसको प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं वह घटित होती है। और सामने से क्या निकला, ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन है वो जो जल भूमि में भूमि से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, यह ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम दूसरी ओर, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो सौर ऊर्जा में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने अभी पीछे रिएक्शन में दिखाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग होंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन NADPH के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की बाहर आ रही है कैल्विन चक्र में प्रवेश करते हैं हाइड्रोजन, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज बनता है। और जो अतिरिक्त हाइड्रोजन थे वो CO2 की प्रत्येक CO2 में से एक ऑक्सीजन अणु को लेकर के हाइड्रोजन के अणुओं के रूप में बाहर चला। किंतु हम रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संतुलित करते हैं तो उत्पाद और अभिकारकों में जो अणु सामान होते हैं तो हम उनको नल एंड वॉइड कर देते हैं। केवल इस सिद्धांत के कारण हम जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको 6CO2 + 6H2O एरो C6H12O6 + 6O2 लिखते हैं, जो कि सही भी है। अब ये रिएक्शन क्यों इस तरह से लिखी जाती है,
आशा है कि आपको यह बात स्पष्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि एक पत्ती के काट चित्र की। एक पत्ती का जो अंदरूनी भाग है मुख्य रूप से क्लोरेनकाइमा का बना होता है, यानी पादपों में एक उत्तक होता है जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट नाम का क्लोरोप्लास्ट होता है उस पादप उत्तक को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और पादपों के उन अंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है और ये जो हरा रंग पदार्थों का है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नाम के यानी पर्णहरित नाम के वर्ण के कारण होता है। तो काट चित्र में ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये पत्ती का ऊपरी सतह है जो बिल्कुल समतल है और ये पैरेन्काइमा जिसको हम पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हम क्लोरेनकाइमा भी कह देते हैं। ये नीचे की तरफ जो दिखाई दिया है ये पत्ती का नीचे का भाग है और इस भाग में हम यहाँ जो देखते हैं विशेष नोटिस में ऑब्जर्व करने की जो बात है वो ये है, यहाँ एक छिद्र दिखाया गया है जिसमें से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोज में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर और ऑक्सीजन बाहर की ओर जाती हुई दिखाई गई है। यानी इस काट चित्र से हमें एक जो बात समझ में आती है वो यह है कि पत्तियों के नीचे की सतह पर कुछ छिद्र होते हैं, इन छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। जी हाँ, देखिए ये है रंध्र। पत्ती की सतह पर पत्ती की निचली सतह पर, यानी जो पेड़ के ऊपर पत्ता लगता है जो ऊपर की तरफ का जो भाग होता है उस पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता है। ये जो छिद्र होते हैं रंध्र वो पत्ती के नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं हम इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। वाटर बैलेंस में होने वाले बदलाव के कारण ये स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। इन स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के भीतर टिश्यू तक पहुंचते हैं, यानी क्लोरेनकाइमा। अर्थात मतलब मैं इसको बात को समझाता हूँ। इस चित्र के अंदर आप देखिए, इस चित्र में जो ये केले के जैसी दो आकृतियाँ दिखाई गई इनको हमने द्वार कोशिका कहा है। ये जो द्वार कोशिकाएँ हैं इनके बीच में ये एक छिद्र दिखाया गया है हरे रंग का जिसको रंध्र छिद्र कहा गया है। जब ये द्वार कोशिकाएँ फूलती हैं पानी को अवशोषित करके, जब ये फूलते हैं जिस प्रकार से किशमिश पानी को अवशोषित करके फूलती है ऐसे ही जब ये द्वार कोशिकाएँ फूलती हैं तो फूलने से ये जो बीच में छिद्र है ये छिद्र खुल जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा यानी रंध्र खुल गए। और जब ये द्वार कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने के कारण ये रंध्र बंद हो जाता है। तो गैसों में जो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को मुक्त करना, यह इन रंध्रों के द्वारा ही होता है। हमने अभी ऊपर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखा कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट यानी एक मंड का निर्माण होता है। क्या अतिरिक्त इसके अन्य तत्व भी हैं? तो हमारा उत्तर होगा जी हाँ। कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादपों में अन्य पोषक तत्व भी संश्लेषित होते हैं। ये पोषक तत्व हैं प्रोटीन और वसा। पादप मिट्टी से खनिज लेते हैं। इन खनिजों में से नाइट्रोजन युक्त खनिजों से प्रोटीन तैयार किया जाता है और नाइट्रोजन जो वसा है उसका भी एक अभिन्न अंग है। आप देखिए जितने भी दालें हैं सभी दालों के अंदर एक पोषक तत्व जो होता है वो कौन सा आता है? प्रोटीन। तो दाल कहाँ से प्राप्त है? पौधों से। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, वो वसा यानी ये वसा इस वसा और इस वसा में भी नाइट्रोजन एक तत्व के रूप में विद्यमान है। तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के पौधों से प्राप्त होने वाले दो दूसरे पोषक तत्व हैं जिसका संश्लेषण पौधे करते हैं, वह प्रोटीन और वसा है। तो हम बात जब कर रहे थे पोषण की तो हमने बात की थी शुरू में पोषण दो प्रकार का था, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है वह था स्वयंपोषी पोषण। अब हम आगे बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। पोषण की जिस तरीके से कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी जितने भी जंतु हैं हरे पेड़ पौधों को छोड़कर के वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, इसीलिए वे दूसरे जीवों से अर्थात पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन जीवों के द्वारा इस प्रकार भोजन प्राप्त करने की इस विधि को हम विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी जंतु हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन सब में क्या है? विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण को मुख्यतः हमने 3 प्रकार का माना है। 3 प्रकार के जो विषमपोषी पोषण है वो है मर्तजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण। तो सबसे पहले हम विस्तार से पढ़ते हैं कि मर्तजीवी विषमपोषी पोषण कौन सा है। जब कोई जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है तो ऐसे पोषण को मर्तजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में अंतःग्रहण से पहले ही पाचन हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, भोजन का
मुख में जाना, भीतर जाना, किसी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, अपने शरीर के भीतर भोजन को ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। और वह भोजन एंजाइमों की मदद से पाचित हो जाता है, यानी जटिल रूप से सरल रूप में बदल जाता है, इसको हमें पाचन कहते हैं। तो ये जो मर्त जीवी होते हैं, इनका जो ये पोषण है, इस पोषण में अंतर्ग्रहण से पहले ही पाचन हो जाता है, अर्थात भोजन भीतर जाता नहीं, उससे पहले उसका पाचन हो जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। इस प्रक्रिया में जो मर्त जीवी हैं, मर्त जीवी शरीर के बाहर ही पाचन रस छोड़ देते हैं, यानी जो सड़े गले पदार्थ हैं उन पर वो पाचन रस को छोड़ देंगे, और वह पाचन रस सड़े गले जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको जो जटिल रूप है उनको बदल करके परिवर्तित करके सरल रूप बना देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो मर्त जीव के शरीर के बाहर ही पाचन होता है। मर्त जीव अपने पाचन रस को सड़े गले मर्त पदार्थ पर डालकर जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल लेते हैं और उसके बाद भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार का जो पोषण है वो कवक और जीवाणु में पाया जाता है। तो ये थी मर्तजीवी पोषण, जो विषमपोषी पोषण की एक प्रकार थी। जो दूसरा प्रकार यहाँ इस चित्र में देखिए, ये दिखाया गया है एक कवक, जिससे हम बहुत परिचित है, एक प्रकार का मशरूम है। अगर नीचे ध्यान से देखें तो यहाँ जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो उनके गले सड़े होने का आभास हमें इस चित्र से हो रहा है, यानी जहाँ कार्बनिक पदार्थ सड़ते गलते हैं वहाँ ये मशरूम उगते हैं। तो विषमपोषी पोषण में मर्त जीव का एक उदाहरण ये यहाँ देखिए, आलू। यह जो कवक है, इस आलू पर कवक है, ये जो कवक है, कवक ने अपना पाचन जो अपने पाचक रस इस आलू पर जब छोड़े तो ये आलू जो है इसका जो कार्बनिक भाग है वो सड़ गल करके, यानी उसका पाचन होकर के वो सरल रूप में बदल गया और उससे कवक अपना भोजन ले रहे हैं। ठीक ऐसा ही इसे ब्रेड के केस में होता है। अगला विषमपोषी पोषण है वह है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या स्थायी रूप से रहकर उनसे तरल और तैयार रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विशेष बात सुनने की क्या है, तरल और तैयार। और ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी इस प्रकार का भोजन करने वाले जो जीव होते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। और जिस जीव के शरीर से ये परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। कुछ परजीवियों का उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, जोंक, जूं, गोलकर्मी, हुकवर्म, टेपवर्म, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको बोलते हैं एंटोमीबा स्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी। और पौधों में अगर बात करते हैं तो वह है अमरबेल। जोंक देखिए, जिस प्रकार से जोंक एक जल में पाया जाने वाला एक जीव है, जलीय जीव। तो जब भी जल में कोई जैसे तालाब है उसमें कोई पशु जाता है, भैंस आदि, तो ये जोंक उसके शरीर से चिपक को उसके शरीर से रक्त को तरल जो अवस्था में होता है, और पाचन के बाद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे रक्त में ही जाते हैं, रक्त में मौजूद होते हैं। तो यानी तैयार भोजन, रक्त को पीने का अर्थात रक्त को चूसने का अभिप्राय क्या है, जोंक ने तरल और तैयार भोजन लिया। ठीक ऐसा ही जो जूं होती है, जो एक सामान्य एक परजीवी है, जिसको हम बोलते हैं सिर में जूं होना, यानी ये क्या करते हैं, जिसके भी सिर में जूं होती हैं उस व्यक्ति के शरीर से इसको रक्त को चूसते रहते हैं, और रक्त क्या है, तरल और तैयार भोजन। ठीक है, ऐसे ये जो गोलकर्मी है, हुकवर्म है, ये हमारे पेट के कीड़े हैं। अगर हम बात करते हैं पौधों की, पौधों में जो परजीवी का उदाहरण हुआ है अमरबेल। देखिए आपने बहुत जगह पर ऐसा देखा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रही पीली संरचनाएं तार जैसी, ये हरे पेड़ पौधों के ऊपर पाया जाना बहुत सामान्य है। यही वह अमरबेल है जिसको हम अंग्रेजी में कचकुटा कहते हैं। इसमें खुद का पोषण होता नहीं, जिस भी हरे पेड़ पौधे के ऊपर ये पनपती है उसके शरीर से सारा तैयार भोजन जो वो अवशोषित करती रहती है और ये विकास करती रहती है। और विकास करते करते यहाँ दूसरे चित्र में देखिए, ये वह पौधा है जिसके ऊपर इस पूरे परजीवी अमरबेल ने पूरे के पूरे से पौधे को ढक लिया है, यानी पूरा नियंत्रित कर लिया है। अब विषमपोषी पोषण का जो तीसरा प्रकार है वह है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण की वह विधि है जिसमें अंतग्रहण के बाद पाचन होता है। इस विधि में पाचन करने वाले जीव के भीतर जो पाचन होता है भोजन का, वह जीव के शरीर के भीतर होता है। सभी जंतु जितने भी हैं, सभी जंतु उनमें प्राणी संभोजी विधि से ही पोषण होता है। यानी जिन जीवों में प्राणी संभोजी पाचन होता है उनमें पाचन के
पोषण के 5 चरण होते हैं। पोषण के 5 चरण कौन से हैं? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जिन जीवों में एक विकसित आहार नाल होती है, उन जीवों में जो पोषण होता है वह प्राणी संभोजी पोषण या ओलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। यानी एक विकसित जो आहार नाल होती है, उस विकसित आहार नाल में एक छिद्र होता है जिसके द्वारा भोजन को भीतर उस आहार नाल के अंदर प्रवेश करते हैं, और इस भोजन के शरीर के भीतर जाने की क्रिया को, भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है इसे अंतःग्रहण कहते हैं। जिस प्रकार हम भोजन लेते हैं, भोजन का निवाला लेकर के अपने मुंह में लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भोजन का अंतःग्रहण। फिर जब ये भोजन हमारे जीवों के शरीर में जाता है, आहार नाल के अगले हिस्से में जाता है, तो आहार नाल में विद्यमान जो एंजाइम है उनकी मदद से जटिल रूप में जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल रूप में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं पाचन। यानी भोजन में मौजूद जो जटिल पदार्थ हैं, एंजाइमों की मदद से उसका सरल पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है उसे पाचन कहते हैं। पाचन के बाद इन सरल पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी जिस प्रकार हमने जो भोजन लिया, उसका पाचन होने के बाद हमारे आहार नाल में जो पोषक तत्व बने, उन सरल पोषक तत्वों को हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है और कहाँ पहुँचाता है? प्रत्येक कोशिका तक। तो इसको कहते हैं अवशोषण। इन पोषक पदार्थों को इस्तेमाल करने की जो क्रिया है उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। जब ये पोषक तत्व प्रत्येक कोशिका में पहुंचते हैं तो उनका वहाँ उपभोग किया जाता है। विभिन्न उपयोग होते हैं। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का उपयोग शरीर में जैविक प्रक्रमों को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग जो है शरीर की वृद्धि, टूट फूट आदि के लिए, मरम्मत आदि के लिए किया जाता है। तो यह जो पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने की जो ये क्रिया है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और पांचवा और अंतिम जो चरण है पोषण का, वह है बहिर्क्षेपण। जो अपाचित भोजन है, यानी पोषण के बाद जो जब हमने भोजन जो ग्रहण किया था उसका जब पाचन हुआ, पाचन से बने जो पोषक तत्व उनके अवशोषण होने के बाद भोजन में जो अपाचित भाग शेष रह गया, उसको आहार नाल से बाहर निकालने की क्रिया को बहिर्क्षेपण कहते हैं। और हमारे जो पाठ्यक्रम है CBSE और NCERT का, उसमें हमारे को उदाहरण में अमीबा और मानव शरीर का विस्तार से अध्ययन करना है। तो इसमें हम इसको आपको विस्तार से समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अमीबा में पोषण से। अमीबा में जो पोषण होता है वो प्राणी संभोजी पोषण होता है। अर्थात अमीबा इन 5 चरणों से गुजरता है, पोषण के 5 चरण। देखिए यहाँ इसने दिखाया है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, याद है। वो जो अमीबा होता है, जैसे एक प्रोटोजोआ है, इसकी कोई आकृति नहीं होती, ये अपने शरीर की आकृति को निरंतर बदलता रहता है। इस चित्र में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यह जीव जो है यह एक कोशिकीय जीव अमीबा है। जब अमीबा भोजन को देखता है तो भोजन की ओर बढ़ते हुए यह सूडोपोड बनाता है, जिसको पादाब भी कहते हैं। देखिए जिस प्रकार मैं उदाहरण में बताता हूँ, एक जब हम क्रिकेट के खेल को देखते हैं तो जब गेंद आती है तो फील्ड में खड़ा हुआ जो खिलाड़ी है उस गेंद को लपकने के लिए अपने हाथों को यूँ फैलाता है आगे की ओर, और उस गेंद को पकड़ने की दोनों अपने हाथों के अपने पंजों के बीच में पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक ऐसा ही पादाब का निर्माण। यहाँ देखिए जब अमीबा भोजन की ओर बढ़ता है तो वह इस प्रकार से पादाब का निर्माण करता है। जिस प्रकार गेंद को पकड़ने के लिए जो खिलाड़ी है फील्ड में खड़ा हुआ है वो अपने हाथों को बाहर की ओर निकालता है उस गेंद को पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही ये जो अमीबा है वो पादाब, या इसको हम कूटपाद या फिर हम शूडोपोडिया भी इसको कहते हैं। शूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया मतलब पैर, यानी दिखने में ये पैरों जैसी संरचनाएं हैं। तो ये क्या करता है, भोजन को पकड़ने के बाद जो जैसे चित्र सी में आप देख पा रहे हो, जब ये दोनों पादाब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनकी झिल्ली जब एक दूसरे को स्पर्श करती है तो कोशिकाओं के झिल्ली के मिलने से इनके भीतर की जो आपको सफ़ेद रंग का दिखाई दे रही है, ये एक खाद्य दानी यानी खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। इस जिसे हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं। इस फूड वैक्यूल में एक बूंद पानी यानी थोड़ा सा पानी होता है, क्योंकि पाचन की जो क्रिया है उसके में जो एंजाइम है उनको काम करने के लिए एक तरल वातावरण की आवश्यकता रहती है। तो इस खाद्य कण में जो ये खाद्य रिक्तिका है जिसमें जो खाद्य कण को अमीबा ने पकड़ा है, इसमें एक बूंद जल के साथ
जो पाचक रस होते हैं खाद्यदानी के भीतर अमीबा छोड़ देता है, और ये पाचक रस अपना कार्य करते हैं और भोजन का जो खाद्य कण है उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए खाद्यदानी जो है वो खुल जाती है और वह शरीर से उसको त्याग देता है। यानी देखिए इस चित्र में जो मैंने अभी बनाया है, यह एक चित्र जो अगला 5वां चरण था, मैं इसको आपको दिखाना भूल गया। 5वां चरण यानी बहिर्क्षेपण, ये भोजन का पाचन हुआ। ये जो लाल रंग का कण डी चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये पाचित हो जाने के बाद इसका अवशोषण हो गया, और ये जो ई यानी जो 5वां चरण है बहिर्क्षेपण है, यानी जो उसके बेकार पदार्थ है जो उसको बाहर निकालने खाद्यदानी, यहाँ जो खाद्यदानी भीतर बनी थी उसी खाद्यदानी से ये जो सारा अपशिष्ट पदार्थ है जिस पर हम मल त्यागते हैं, उस प्रकार ये अमीबा भी जो है जो अपाचित भोजन है बेकार पदार्थ है उसको खाद्यदानी फूड वैक्यूल से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में होने वाले पाचन की। अगर हम बात करें मानव में, तो मनुष्य में पोषण की जो क्रिया है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही उन्नत किस्म का पाचन तंत्र होता है। जो अमीबा था ये तो एक कोशिकीय जीव था, बड़ी सरलता के साथ हमने इसको समझा दिया। जो पोषण के 5 चरण हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। लेकिन जो मानव पाचन तंत्र है अगर हम उसकी बात करते हैं तो मानव पाचन तंत्र एक पाचन नाल है, और जिसमें कुछ पाचन ग्रंथियाँ हैं, मतलब यानी इस पाचन नाल के साथ पाचन ग्रंथियाँ मिली हुई हैं, और जो ये पाचन नाल है ये एक नली के समान का अंग है जो मुंह से शुरू होता है और गुदा में समाप्त होता है। यानी एक नली जो है, जिसको नली से शब्द हुआ नाल, आहार नाल, यानी इसका जैसे हम एक जो नली लेते हैं, ठीक है, एक नली का एक सिरा होता है, तो उसको हम जिसमें से भोजन प्रवेश करता है, आहार नली का वह सिरा मुँह होता है, और फिर उसके बाद जो हम मल त्यागते हैं अपशिष्ट, यानी जो पोषण का 5वां चरण है बहिर्क्षेपण यानी मल का त्यागना, अपशिष्ट पदार्थों का त्यागना, वो जिस छिद्र से होता है उसको हम गुदा कहते हैं। तो मानव पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन करते हुए हम बात करते हैं जो मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो मानव के पाचन तंत्र में यकृत जो है, एक यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियाँ, ये मुख्य ग्रंथियाँ हैं जो पाई जाती हैं पाचन रस जिसमें से स्रावित होते हैं विभिन्न प्रकार के भोजक के घटकों का पाचन करने के लिए। जो लीवर है इसकी विशेषता ये है, ये जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है गहरे लाल रंग का, जो गहरे भूरे लाल रंग का जो ये है, ये अंग जो है यह लीवर या हिंदी में इसको यकृत कहते हैं, जिगर भी इसे कहा जाता है। इसमें जो वसा है उसके पाचन के लिए एक रस बनता है पीत रस, और जो ये पीत रस इसमें बनता है वह एक थैली में एकत्रित हो जाता है। इस थैली को हम बोलते हैं पित्ताशय, क्योंकि शय का मतलब क्या होता है थैली, पित्त की थैली को बोलते हैं पित्ताशय, जिसको हम इंग्लिश में गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शरीर की जो मानव शरीर की ग्रंथि है वह है यकृत, और यकृत में जो बनने वाला पाचन के में सहयोग देने वाला पदार्थ जो बनता है वो होता है पीत रस। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें, वह केवल एक रस है, यानी वो एक जूस है, बाइल जूस जिसे इंग्लिश में, और पीत रस हिंदी में कहते हैं। और ये अस्थायी रूप से एक थैली में संग्रहित होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी इस चित्र में जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो स्किन कलर के जैसी ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक पत्ती के जैसी आकृति है स्किन कलर में, ये है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी लोब्स जो बने हुए हैं, इसमें जो अग्नाशय है वो पाचन रसों का निर्माण करता है। और ये पाचन रस देखिए अलग अलग, जैसे ये छोटे छोटे अलग अलग ग्रंथियाँ बनी हुई, उन ग्रंथियों से इकट्ठा आते हुए एक ये बीच में आपको जो संरचना दिखाई दे रही है डक्ट है, इस डक्ट के द्वारा होते हुए जो सारा पाचन रस जो है ये अग्नाशय का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रवेश द्वार है ये है छोटी आंत में जाता है। यानी जो 2 ग्रंथियाँ हैं मानव शरीर में, यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय वो दोनों साथ साथ हैं। और यकृत का
जो बाइल जूस है वो यानी जो पीत्र से वो पित्ताशय में एकत्रित होता है, और अग्नाशय का जो है वो अग्नाशय में निर्माण के साथ साथ जब भोजन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जब आंतों में भोजन पहुंचता है तब ये अग्नाशय अपना कार्य करना शुरू करती है और पाचन रसों का निर्माण करती है। और ये पाचन रस पेनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा जो छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। अगली जो हमारी थी वो थी लार ग्रंथियाँ। लार, इसको इंग्लिश में हम स्लाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जो यहाँ आप इस चित्र में देखिए, ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ पाए जाते हैं, यानी 6 लार ग्रंथियाँ, 3 बाएं तरफ और 3 दाएं तरफ। तो ये हमने मुख के एक तरफ का चित्र दिया हुआ है। तो इनमें से जो एक तो है ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड दिखाई दी हुई है आपको, और दूसरी जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी जो है आपकी आएगी पैरोटिड ग्लैंड्स। यानी जो लार ग्रंथि आती है 3 जोड़ी, तो इनमें से जो तीनों प्रकार हैं उनमें से एक है पैरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर, और जो तीसरी है वो है सब लिंगुअल। यानी ये हमारे मुख में पाए जाने वाली लार ग्रंथि हैं जिनसे लार निकलती है। तो ये थी हमारी मानव पाचन तंत्र में पाए जाने वाली विभिन्न ग्रंथियाँ। अब हम बात करते हैं मानव पाचन नाल जो होती है, आहार नाल भी इसको हम बोलते हैं। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इसके मुख्य भाग हैं मुंह, जिसको हम इंग्लिश में माउथ बोलते हैं, मुख गुहा बक्कल कैविटी, और ग्रास नली इसोफेगस, आमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय रेक्टम, मलद्वार एनस। यानी मैंने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों इसलिए बताया कि कभी कुछ चित्रों में इनके नाम अंग्रेजी में भी दिए हुए हैं। यहाँ देखिए आहार नाल का जो सबसे पहला यहाँ जो ये खुल रहा है, ये ओपनिंग, ये यहाँ जो दिखाई रखी, ये क्या है? मुख। यानी आहार नाल की ओपनिंग जिसके द्वारा भोजन इस नाल में प्रवेश करता है, ये आ गया मुख। मुख के बाद ये जो दूसरी एक नली जाती है, ये नली मुख से ये नली आती है और ये भोजन को एक अगले हिस्से में ले जाती है, कहाँ? आमाशय में। हमने बताया ना आहार नाल में जो होता है पहला भाग कौन सा है? मुख, और तीसरा भाग क्या है? सॉरी मुख, और मुख के बाद है मुख गुहा। यानी हमारे ओठों के पीछे, दांतों के पीछे खाली जगह जो आती है, मुख गुहा। गुहा का मतलब है खाली स्थान। मुख के पीछे, यानी मुख वो छिद्र है पाचन नाल का, इसके पीछे खाली जगह है जिसमें दांत, जीभ और जो लार ग्रंथियाँ विद्यमान है, जिसको हम बाद में वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद में जो अगला है गर्सिका, जिसको हम ग्रास नली या इसोफेगस भी कहते हैं, और जो अगला भाग है वो है आमाशय। यानी मुख और आमाशय के बीच में, यानी भोजन जो हमने ग्रहण किया, बक्कल कैविटी से भोजन को आमाशय तक ले जाने वाली जो नलिका आती है उसको हम ग्रास नाल या इसोफेगस या गर्सिका कहते हैं। आमाशय के बाद जो आमाशय है ये भोजन को लेके जाता है छोटी आंत में, जिसको हम शुद्रांत्र भी कहते हैं। जो इस चित्र में आप जो पतली ये नली जैसी मुड़ी तुड़ी संरचनाएं देख रही हैं, ये शुद्र आंत्र हैं। यहाँ देखिए ये आमाशय का जो एक भाग है, यहाँ ये दिखाई दिया जो मैंने तीर के निशान के साथ, ये छोटी आंत में खुलता है और ये काफ़ी लंबी है संरचना है छोटी आंत। उसके बाद ये छोटी आंत यहाँ एक बड़ी आंत में, जिसको हम वृद्धांत्र कहते हैं, में यह खुलती है। और वृद्धांत्र का जो अंतिम भाग मैंने आपको बताया था वो क्या है? मलाशय। यानी जब पाचन के बाद जो इकट्ठा था, ये जो भाग हमारा ये है मलाशय, और जो ये छिद्र है ये है आपका मलद्वार। इस प्रकार हम इस चित्र में देख पा रहे हैं जो भोजन सॉरी आहार नाल जो मनुष्य की है उसके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। मुख, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार, जिसको यहाँ एक दूसरे चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। ये इसमें चित्र में पित्ताशय यानी पित्त की थैली को भी दिखाया गया है। आमाशय ये गहरे रंग में जो दिखाया गया है ये संरचना और अग्नाशय यानी ये पूरा जो पाचन नाल के साथ जो पाचन ग्रंथियाँ जुड़ी हैं उनको इस चित्र में दिखाया है कि वो किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन हम अपने मुंह में लेते हैं, वो हमारे आहार नाल में आगे कैसे बढ़ता है। आहार नाल के जो विभिन्न भागों में एक लयबद्ध तरीके से सिकुड़न फैलने का प्रक्रम होता रहता है, जिसको हम पेशीय संकुचन या पेरिस्टालिसिस कहते हैं। यानी एक लयबद्ध तरीके से जो हमारी आहार नाल है वो सिकुड़ती और फैलती है, और इस क्रम में जो भोजन है वो आहार नाल के अगले भाग तक पहुँच जाता है।
अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रत्येक भाग की। मुख्य आहार नाल में प्रवेश द्वार को मुख्य कहते हैं, जिससे होकर भोजन शरीर में अंदर प्रवेश करता है, अंदर लिया जाता है। दूसरी बात है मुख्य गुहा। मुख्य मुंह के पीछे एक खोखली भाग होता है, जिसके अंदर कई दांत, एक जीभ और लार ग्रंथियाँ होती हैं, और दांतों की सहायता से जो ये दांत होते हैं, इनकी सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, काटते हैं, और जिससे भोजन को निगलने में आसानी रहती है। और जीभ जो एक मांसल अंग है, उसका कार्य यह होता है कि जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो उस भोजन को उल्टना पलटना और उसमें लार को मिलाना, ये कार्य जीभ का है। और साथ के साथ जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो लार ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, और वो लार छोड़ना यानी लार का स्राव प्रारंभ कर देती है, और ये लार जब भोजन में मिलती है तो इसको चिकना बना देती है, जिससे जो पाचन होता है इसका पाचन होने में आसानी होती है। दूसरी बात यह है कि जो लार होती है उसमें एक सलीवरी अमाइलेज होता है। सलीवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो भोजन में जो स्टार्च होता है, यानी मैंने बताया था कि भोजन के जो विभिन्न घटक हैं वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो उनमें जो स्टार्च होता है उसका जो पाचन होता है उसके ऊपर ये जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम काम करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही हम भोजन को मुख में प्रवेश करवाते हैं तो मुंह में जो लार है उस लार में पाए जाने वाले इस एंजाइम के कारण से जो कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला भाग है हमारा ग्रास नली। देखिए ये हमने एक बक्कल कैविटी का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। ये बक्कल कैविटी है, ये जो आपको होंठ दिखाई दे रहे हैं, इन होंठों के बीच का जो छिद्र है ये हमारा मुंह है, और उसके पीछे जो ये खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में ये दांत दिखाए गए हैं, और ये बीच लाल आकृति से दिखी हुई ये जीभ है। और हम जब बात करते लयबद्ध संकुचन, और जिसको हमने यहाँ बताया था पेशीय संकुचन, लयबद्ध तरीके से सिकुड़ना फैलना, तो ये दिखाया गया इस चित्र में। जब ये यहाँ एक भाग से यहाँ पीछे से ये यहाँ से सिकुड़ती हैं और फिर आगे से फैल जाएगी, तो जिधर से सिकुड़ेगी वो भाग उधर की पेशियाँ इस भोजन के कण को धकेलेंगी और वो भोजन का कण आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले भाग की, अमाशय। जो अमाशय है वो अंग्रेजी की अक्सर जे जैसा दिखता है। देखिए अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो देखने में ये जे के जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कैपिटल जे लिखते हैं। जो अमाशय की दीवारें होती हैं भोजन को पीस कर पतला पेस्ट बनाते हैं, यानी इसका कार्य क्या है, जो अमाशय है उसकी जो दीवारें हैं वो बड़ी मांसल होती हैं, मोटी मांसपेशीय संरचनाओं से बनी होती हैं, और जो भोजन इसने ग्रास नली से स्वीकार किया था, जो बक्कल कैविटी से आया था, उसको और अधिक महीन करने का कार्य अमाशय की दीवारें करती हैं। अमाशय की जो दीवार होती हैं उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जिनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्म नाम के दो पदार्थ निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जिसको एसिड बोलते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन में अगर किसी प्रकार का कोई कीटाणु विद्यमान है उसको नष्ट करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक जो अमाशय है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका जो वातावरण है वो अम्लीय बनाता है, क्योंकि अम्ल होने के कारण ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो अमाशय की जो प्रकृति है, अमाशय के अंदर जो वातावरण है वो कैसा वातावरण है, अम्लीय वातावरण है। अब हम बात करते हैं श्लेष्म की। जो जठर रस में जो श्लेष्म है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जब अम्ल शरीर के भीतर जाएगा तो वो हमारे भीतर से जो अमाशय है उसकी भीतरी सतह को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए जो श्लेष्म है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमाशय के भीतरी परत की जो है वो रक्षा करता है। और जो अमाशय है उसमें पाए जाने वाले जो गैस्ट्रिक ग्रंथि हैं, जो जठर ग्रंथि है, उससे जो जठर रस बनता है उसमें पेप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। और हम अगर बात करें प्रोटीन की तो ये विशेषतः है दूध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन पर काम करता है। देखा आपने कभी भी जब छोटा बच्चा आता है, जैसे ही वो दूध पीता है उसके बाद कभी कभी उसका दूध बाहर निकलता है तो वो दूध फटा हुआ होता है, यानी ये किस कारण से, वहाँ अमाशय के भीतर अम्लीय वातावरण के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ये एक चित्र है जिसमें ये जो आपको दिखाई दिया ये जो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी हमारे अमाशय की जो भीतरी परत है
इनके बीच में ये छोटे छोटे से जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये ग्रंथियां हैं, जिन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, यानी इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। अगला हमारा जो पाचन तंत्र का अगला जो अंग है वह है छोटी आंत। यह एक बहुत ही घुमावदार नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास, यानी लगभग 21 या 22 फुट होती है, और इसकी भीतर की दीवारों पर अनेक उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, और इन दीर्घरोम का कार्य है पाचन के बाद पोषकों का अवशोषण करना। यानी ये दीर्घरोम, अगर हम नीचे देखते हैं चित्र के अंदर ये दिखाया गया है, ये उंगली जैसी संरचनाएं हैं। ये जो लाल और नीले रंग की जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये रक्त कोशिकाएं हैं, जिनमें से ये पाचन के बाद ये जो हमारे शुद्रांत्र के भीतर उंगली जैसी संरचना जिसको हम दीर्घरोम बोलते हैं, ये अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाने का कार्य भी करती हैं और सभी पाचित पोषकों का अवशोषण करते हुए इन्हें रक्त में, इन रक्त नलिकाओं के द्वारा पहुंचाने का कार्य इन दीर्घरोमों का है। यानी जो पाचन होता है, ये जो पिंक रंग में कलर में दिखाई गई है ये छोटी आंत है, और जो ऑरेंज कलर में दिखाई गई है वो बड़ी आंत है। और यहाँ हम बात करते हैं आगे, जब पित्ताशय से जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वहाँ पर भोजन का पाचन होता है, और पाचन के लिए जो आवश्यक पाचन रस और एंजाइम चाहिए होते हैं वो पित्ताशय से पीत रस और अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूस या छोटी आंत में आते हैं। पीत रस के कारण छोटी आंत का वातावरण क्षारीय हो जाता है, क्योंकि जो पीत रस है उसका जो पीएच है वह 7 से अधिक होती है, जिसके कारण से वह क्षारीय प्रकृति का आता है। और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में यानी अग्नाशय से स्रावित होने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो केवल और केवल क्षारीय वातावरण में ही कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसलिए अमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में प्रविष्ट करता है तो वहाँ का जो वातावरण है वह क्षारीय होने के कारण जो एंजाइम है उनको सरलता से अपना कार्य करने में सहायक होता है। छोटी आंत में लगभग पूरा पाचन होता है, यानी जितने भी जटिल पदार्थ भोजन में विद्यमान थे वो सभी सरल रूप में बदल जाते हैं, और उसके बाद जो अवशोषण का कार्य है सिर्फ जल को छोड़ करके भोजन में विद्यमान जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व इन दीर्घरोमों के द्वारा अवशोषित करके रक्त में भेज दिए जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि छोटी आंत में ही पाचन की जो क्रिया लगभग पूरी होती है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। इस चित्र में मैंने आपको फिर बताया है, जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है क्या है छोटी आंत, और जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है वह है क्या है बड़ी आंत। अब जब बड़ी आंत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी जो आंत है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 मीटर होती है। फिर हम इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, जबकि छोटी आंत जो है उसकी लंबाई लगभग 7 मीटर है, क्योंकि बड़ी आंत का जो व्यास होता है छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके व्यास बड़े होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं, लंबाई होने के कारण से नहीं। अन्यथा इसकी लंबाई तो छोटी आंत से कम है लेकिन इसका व्यास अधिक है, इसी कारण से इसका नाम बड़ी आंत पड़ा है। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, जब सभी पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में दीर्घरोम द्वारा कर लिया जाता है तो अपाचित भोजन में बचा हुआ जो शेष जल है उस जल का अवशोषण करना किसका कार्य है, बड़ी आंत का। तो यहाँ इस चित्र में फिर एक बार देखिए, छोटी आंत देखिए कितनी इसका जो व्यास है वो कितना कम है, और बड़ी आंत है जो उसका व्यास है कितना अधिक है। जब पोषण अपाचित भोजन में से जल का अवशोषण हो जाता है तो मल का निर्माण होता है, और अस्थायी रूप से यह मल अगले जो भाग होता है जो पाचन तंत्र का जिसको मलाशय बोलते हैं उसमें भंडारित हो जाता है, और इसको मलाशय से मल द्वार के द्वारा समय समय पर त्याग दिया जाता है, जिसे हम बहिर्क्षेपण कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी विस्तार से मानव यकृत की। ये मानव, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। इसमें पीत रस यानी बाइल का निर्माण होता है, और जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, और जो ये पीत रस है ये वसा के पाचन में सहायक होता है,
और वसा का पाचन जो है वो छोटे आंत में होता है। यानी अगर हमने इस पाचन प्रक्रिया को समझा तो भोजन के विभिन्न जो घटक हैं उनमें से पहला जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और जो अगला जो है प्रोटीन, उसका आमाशय से शुरू होता है, मिल्क प्रोटीन मैंने बताया था। और जो तीसरा है वसा, यानी सबसे कठिन जो पाचन का वो प्रक्रिया है वो छोटी आंत में पूरी होती है, और वसा का पाचन छोटी आंत में ही हो पाता है। आगे हम बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय आमाशय के पास स्थित एक पत्ती जैसी संरचना है जिसमें पैनक्रियाटिक जूस बनता है, और इसमें लगभग सभी प्रकार के भोजनों को पाचित करने के लिए एंजाइम होते हैं। वसा का मैं बता रहा हूँ इसमें, यानी जो पाचन रस है उसमें जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, और प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, और पेप्टाइड नाम के एंजाइम होते हैं, और वसा का पाचन करने के लिए लिपेज नाम के एंजाइम होते हैं। अब हम बात करते हैं पाचन की। एंजाइम की मदद से जो जटिल भोजन है उसका स्वरूप बदल करके सरल हो जाता है। जटिल भोजन का स्वरूप बदल कर सरल हो जाना ही पाचन कहलाता है। भोजन के जो विभिन्न घटक हैं उनके जो पाचन उत्पाद हैं उनको मैंने नीचे यहाँ इस तरह से दिखाया गया है। यानी मुंह में जो स्टार्च हमने लिया था वो मुंह में विद्यमान स्लेवरी अमाइलेज से माल्टोज नाम के सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जिसका अवशोषण दीर्घरोम के द्वारा कर लिया जाए। यानी सरल पोषक तत्व वे होते हैं, सरल रूप वह होता है जिसको दीर्घरोम अवशोषित कर करके रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा सके ताकि उनका उपयोग हो सके। अगला है प्रोटीन। आमाशय में प्रोटीन में को जब पेप्सिन एंजाइम मिलता है तो पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन इन दो सरल उत्पादों में बदल देता है। और छोटी आंत के अंदर देखिए, यहाँ मैंने दिखाया छोटी आंत के अंदर देखिए कि कितने चरणों में होता है। और छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन होती हैं और या आमाशय में जो प्रोटियोज और पेप्टोन या ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो प्रोटीन हैं ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइमों के द्वारा डाइपेप्टाइड्स में बदल दिए जाते हैं। अतिरिक्त इसके बहुत सारे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड अमाइलेज, यानी पॉलीसैकेराइड एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी आप देख रहे हो इसके छोटी आंत के जो पहली समीकरण दिखाई गई है, यहाँ पर प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन प्रोटियोज या पेप्टोन, इनको जो जमा के निशान के बाद दिखाया गया है ये है एंजाइम। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइम डाइपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। जो पेप्टाइड है यानी ये प्रोटीन का सरलतम रूप आ गया। और फिर आता है पॉलीसैकेराइड, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये अमाइलेज एंजाइम की मदद से डाइसैकेराइड, सैकेराइड यानी ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। फिर तीसरी समीकरण में देखिए वसा के साथ लाइपेज नाम का एंजाइम क्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम इस वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड्स में बदल देता है, जो कि बड़े सरल रूप हैं जिसका अवशोषण हाथों में हो जाता है। चौथी समीकरण में दिखाया गया है डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करता है। कौन सा? लाइपेज एंजाइम फिर इसके बाद फिर काम करता है और इसको अंततः बदल देता है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। यानी तीसरी और चौथी समीकरण को अगर हम समझें तो वसा का जो अंतिम पाचन उत्पाद है वह है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यानी संक्षिप्त में हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वह ग्लूकोज होता है, जिसको हम शर्करा भी कहते हैं। और प्रोटीन का जो अंतिम पाचन उत्पाद है वह अमीनो अम्ल होता है, और वसा का जो अंतिम पाचन उत्पाद है वह ग्लिसरॉल या फैटी एसिड होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है और इसको अभी हम यहीं करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, अगले जो जय प्रक्रम है शोषण उसको लेकर के। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। जो वीडियो मैंने पीछे भेजे हैं उनको आप देखते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जाकर यूट्यूब ऐप में लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद इस एकेडमी चैनल को आप अत्रि एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकेंगे। अगले वीडियो तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए। और आपकी सुविधा के लिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसी पार्ट की एक PDF फाइल दी है, जिसको आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए एक लिंक के द्वारा डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।